यहाँ पे देखते हैं रक्त कैंसर के बारे में। और ये रक्त कैंसर आपका इस बार के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इस चीज़ को आप लोग लिख कर रख लीजिए, आप किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है। ब्लड कैंसर जिसको हम लोग ल्यूकोमिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर को इंग्लिश में ल्यूकेमिया बोलते हैं। इसका हम लोग टाइप्स भी देखेंगे, कॉज देखेंगे, ट्रीटमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रक्त कैंसर क्या होता है देख लीजिए। रक्त कैंसर क्या होता है देख लीजिए। रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया क्या होता है देख लीजिए। यह कैंसर का एक प्रकार है। क्या है? यह एक कैंसर का प्रकार है। बिल्कुल सही बात है। चाहे आपसे लंग्स कैंसर पूछे, सर्विक्स कैंसर पूछे, प्रोस्टेट कैंसर पूछे, ठीक है, कोई भी कैंसर पूछे, सब तो कैंसर का ही प्रकार है। तो यह एक कैंसर का प्रकार है जिसमें रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं में अनियंत्रित एवं तीव्र कोशिका विभाजन होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी ऑर्गेन का कैंसर पूछे, सीधा दिमाग में रखिए कि उस ऑर्गेन में जो होगा वह कोशिका के अनियंत्रित और तीव्र गति से विभाजन होने के कारण अपरिपक्व कोशिका बनेगा और वह जो है मिलकर एक गुच्छा बनाएगा, ट्यूमर बनाएगा, और वह जो है क्या होगा, एक से जो है कैंसर सेल बन जाएगा, कैंसर के रूप में हो जाएगा। और जिस भी अंग में होगा उस अंग के कैंसर के नाम से जाना जाएगा। इतना ये तो नॉर्मल है। उसी प्रकार से जो रक्त कैंसर होता है यह ल्यूकोमिया श्वेत व्हाइट ब्लड में होता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड में होने के कारण इसीलिए जो है इसे ल्यूकोमिया कहा जाता है, ठीक है। अब ये होता यह है कि जो श्वेत रक्त, अब चूँकि हमारा कोशिका ब्लड में भी कोशिका ही है, ठीक है, तो ये जो कोशिका होता है श्वेत रक्त कणिका का, WBC का, उसमें जो कोशिका का जो विभाजन होता है वह तीव्र और अनियंत्रित होता है श्वेत रक्त में, ठीक है, जिसके कारण जो अपरिपक्व जो श्वेत रक्त कणुकाणु का निर्माण होता है। अब सेल जैसा बनेगा वैसा ही उसका निर्माण होगा। तो श्वेत रक्त कणिकाओं में जो है विभाजन हो रहा है सेल का, तो जो श्वेत रक्त कणिका है उसके रक्ताणुओं में कार्पसेल्स में जो है निर्माण होता है अमिच्योर जो है सेल का, ठीक है। जो सेल क्या करता है कि श्वेत रक्त कणुकाणु में रक्त के अस्थि मज्जा में या लसिका तंत्र में जमा हो जाता है। जो क्या होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं WBC हमारे जो है क्या होता है, RBC के तरह ही ये जो है हमारा संपूर्ण शरीर में मौजूद है। बनता कहाँ है? बोन मैरो में। तो जहाँ बनता है वहाँ भी लसिका तंत्र होता है, वहाँ भी, और जो भी रक्त का रक्ताणु है शरीर में, वहाँ यह WBC का क्या होता है, छोटा छोटा जो है क्या होता है, तंत्र जो है ट्यूमर के रूप में जमा हो जाता है ब्लड में। और यही जो है क्या करता है, ब्लड को संक्रमित करके कैंसर बना देता है, ब्लड कैंसर बना देता है, यही कोशिका से मिल के, ठीक है। तो ये समझ गए कि श्वेत रक्त कणिकाओं में, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं में जो WBC श्वेत रक्त होता है उसके कणिकाओं का तीव्र और उसके कोशिकाओं का तीव्र और अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है, जिससे इमेच्योर श्वेत रक्त का जो है कोशिकाओं का निर्माण होता है और यह जो है रक्त में अस्थि मज्जा में और लसिका तंत्र में जमा हो जाता है और यही जो है कैंसर कहलाता है। समझ गए? चूँकि ट्यूमर है तो अगर अंग में होगा तो अंग में ट्यूमर बड़ा होगा, लेकिन यह ट्यूमर जो है ब्लड में होता है तो ब्लड में छोटा छोटा जो है तंत्र के रूप में, छोटा छोटा जो है कण के रूप में जमा होता है, ठीक है ना, और यही कैंसर के रूप में होता है। ओके, इंग्लिश दिया गया है, देख लीजिए। अब इसका प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। WBC ल्यूकेमिया का प्रकार याद रखना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। देख लीजिए, रक्त कैंसर में समय अवधि एवं प्रभावित WBC के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब जो रक्त कैंसर होता है ल्यूकेमिया, इसमें समय अवधि और प्रभावित WBC के आधार पर निम्न प्रकार होते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। कुल 4 प्रकार के हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। आपके सामने में यहाँ पे 5 प्रकार के हैं, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ओके, पहला देखिएगा, पहला आप लोग देखिएगा एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया। क्या है? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया। अब एक्यूट के मतलब क्या होता है मैं तो आपको बता चुका हूँ कि एक्यूट के मतलब होता है तीव्र, अचानक, ठीक है। तो यह जो है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया मतलब ऑल याद कीजिएगा। A फॉर एक्यूट, L फॉर लिम्फोसाइटिक और L फॉर ल्यूकोमिया, ठीक है। इसमें रोगी की लिम्फोसाइट्स में कैंसर हो जाता है। जो लिम्फोसाइट ब्लड में होता है ना, उसमें जो है क्या होता है, कैंसर हो जाता है, इसलिए इसे एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया कहते हैं। पहला याद रखिएगा अल। दूसरा है AML, याद रखिएगा एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकोमिया, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकोमिया, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें रोगी के ग्रेनुलोसाइट WBC कैंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है रोगी के ग्रेनुलोसाइट में कैंसर हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकोमिया AML एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकोमिया, इसमें जो होता है रोगी के जो ग्रेनुलोसाइट होता है इसमें कैंसर हो जाता है। तो ये आपके हो गए एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकोमिया। नेक्स्ट तीसरा जो है हमारा वो है AML, एक था आपका M, ठीक है, AML दोनों समान है। एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकोमिया, वो था क्या चीज़, ये आपका यहाँ पे क्या चीज़ था, माइलोब्लास्टिक, और यहाँ पे क्या है, मोनोसाइटिक, एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकोमिया, और ऊपर में क्या था, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया, ठीक है। लिम्फोसाइटिक, मोनोसाइटिक और माइलोब्लास्टिक, ठीक है। तो ये है एक, इसमें रोगी के मोनोसाइट सेल में कैंसर होता है और इसीलिए इसे मोनोसाइटिक ल्यूकोमिया कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, मोनोसाइटिक मतलब मोनोसाइट सेल में कैंसर होता है, ठीक है। उसके बाद है ल्यूकोसाइटिक, देख लीजिए
लिम्फोसाइटिक मतलब लिम्फोसाइट्स में कैंसर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से माइलोब्लास्टिक मतलब ग्रेनुलोसाइट्स में कैंसर होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, बस आपको उसका नाम याद रखना है। उसके बाद है एक्यूट माइलोमोनोसाइटिक। ऊपर में हम लोग पढ़े हैं एक्यूट माइलोब्लास्टिक पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे माइलो है और मोनोसाइटिक तीसरा पढ़े हैं तो मोनोसाइटिक है। मतलब माइलोब्लास्टिक में क्या था, ग्रेनुलोसाइट में होता है, और मोनोसाइटिक में मोनोसाइट में होता है। तो ये जो है हमारा दोनों नाम से बना है, माइलो मोनोसाइटिक है। तो इसमें ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट दोनों में कैंसर होता है, चूँकि ये दोनों नाम से बता रहा है, ठीक है। एक्यूट माइलो मोनोसाइटिक, ठीक है। एंड आखिरी है पांचवा है, देखिएगा क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया CLL। क्रॉनिक मतलब लंबे समय का होता है, और इसमें जो है ग्रेनुलोसाइट्स में क्रॉनिक कैंसर की स्थिति हो जाती है, और यही जो हमारा क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया होता है। चीज़ को समझ गए, कुल 5 प्रकार के हैं, याद रखिएगा। एक होता है लिम्फोसाइटिक, लिम्फ में समझ गए, एक होता है हमारा लिम्फोसाइटिक, एक होता है मोनोसाइटिक, एक होता है हमारा माइलोब्लास्टिक, ठीक है, जो ग्रेनुलोसाइट में होता है, और एक हमारा मोनोसाइटिक है जो हमारा ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट दोनों में होता है, और एक हमारा है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक एनीमिया जिसमें ग्रेनुलोसाइट में क्रॉनिक कैंसर होता है। तो इस प्रकार से पांचों को आप लोग 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, समझ गए। चलिए अब कारण देखिए, कारण क्या होता है ब्लड कैंसर होने का। ब्लड कैंसर का एकल एवं वास्तविक कारण पता नहीं है, एवं रोगी को किसी लक्षण के उपचार के दौरान ही इसका पता चलता है। देखिए कारण में एटियोलॉजी में ब्लड कैंसर के कोई परफेक्ट जो है कारण नहीं पता है कि हाँ इसका एक कारण यही हो सकता है या रियल कारण यही है। इसमें रोगी जो है कोई अन्य उपचार करा रहा होता है तो उस उपचार के द्वारा जो है इस लक्षण के पता चलता है। तो ये जो है हमारा एटियोलॉजी होता है। समझ लीजिए कि ब्लड कैंसर का कोई एकल या कोई वास्तविक कारण नहीं पता है, ठीक है, लेकिन जब मरीज रोगी कोई अन्य उपचार कराता है तो उसके लक्षण के दौरान इसका भी पता चलता है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में दिया है, देख लीजिए। अब इसके कुछ अन्य कारण जो है होने का, ठीक है, होने का जो कारण है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए कारण तो हम लोग वो देखे हैं, अब यहाँ पे कुछ अन्य कारण भी देखते हैं जो अन्य कारणों से हो सकता है कैंसर। मतलब वास्तविक और एकल कारण तो पता नहीं है, लेकिन कुछ अन्य कारण है जिसके कारण हो सकता है। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे विकिरण के संपर्क में, रेडिएशन के संपर्क में आने से हो सकता है, गंभीर वायरल संक्रमण वायरल इन्फेक्शन से भी यह हो सकता है कैंसर, अनुवांशिक विकार जीनेटिक डिसऑर्डर से भी ये चीज़ें हो सकता है ब्लड कैंसर, स्वतः प्रतिरक्षी विकार ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर, आपके अगर शरीर में इम्यूनी सिस्टम अगर प्रॉब्लम है जो स्वतः बनता है उसमें प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें हो सकता है। बार बार संक्रमण होना रिकरेंट इन्फेक्शन, कुछ विशेष दवाओं का लंबा उपयोग करने से भी कैंसर होता है, ठीक है। रासायनिक हथियारों का उपयोग मतलब केमिकल वेपन्स का उपयोग करने से भी जो है होते हैं आपके ब्लड कैंसर। तो साथियों ब्लड कैंसर के एग्जैक्ट चीज़ें तो पता नहीं है, बट कुछ और कारण भी हो सकते हैं ब्लड कैंसर का जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब नेक्स्ट इसके लक्षण हम लोग देखते हैं, देख लीजिए कि लक्षण में अचानक तेज बुखार होना, मतलब अगर किसी को ब्लड कैंसर होता है ल्यूकेमिया तो उसमें अचानक से सडन जो है हाई फीवर आ जाएगा, ठीक है। प्लेटलेट की संख्या में काफ़ी तेज गति से गिरावट आएगा जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, एंड असमान रक्तस्राव होगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी होते रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है नक्सीर, नाक से भी ब्लीडिंग हो सकता है, मासिक चक्र जो है लंबे समय तक चलेगा, प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाएगा, इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगा, उसके बाद बार बार बुखार आएगा, शीघ्र थकान हो सकता है, फैटिक और भूख न लगना, एनोरेक्सिया हो जाएगा, रक्ताल्पता एनीमिया होगा, सांस लेने में समस्या, नाड़ी दर तेज होना, टेकिकार्डिया। तो ये जो है लक्षण दिखाई देता है एक ल्यूकेमिया वाले पेशेंट में। अब ब्लड में प्रॉब्लम होगा तो समझ लीजिए ना कि क्या क्या हो सकता है, बहुत चीज़ें हो जाएगा जो कि आपके यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे निदान डायग्नोसिस देखेंगे कि डायग्नोसिस क्या क्या इसका संभव है। सबसे पहला डायग्नोसिस, कोई भी बीमारी आएगा उसमें शारीरिक परीक्षण लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो भी लक्षण अदर लक्षण दिखेगा उसके लक्षण का जांच किया जाएगा, ओके। अस्थि मज्जा की जांच की जाएगी, बोन मैरो की जांच की जाएगी, रक्त में प्लेटलेट की संख्या की जाँच की जाएगी, ओके। चलिए चूँकि प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा लॉस होता है, परिपक्व WBC की संख्या, न्यूट्रोपोनिया कितना है, ठीक है, इसको पता किया जाएगा, और लंबर पंक्चर भी किया जा सकता है। तो ये सब निदान है, डायग्नोसिस है, जिसको हम लोग टेस्ट कहते हैं। तो ल्यूकेमिया में ये सब टेस्ट किया जाएगा, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पे उपचार ट्रीटमेंट देखेंगे। रक्त कैंसर का उपचार 2 भागों में जो है रखा जाता है, मतलब रक्त कैंसर का जो उपचार होता है 2 भागों में रखा जाता है। पहला वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक है, और दूसरा होगा लक्षणिक प्रबंध होगा। पहला जो रियल मैनेजमेंट है, रियल डिफिनिटिव मैनेजमेंट है एक ल्यूकेमिया के लिए, रक्त कैंसर के लिए, तो उसका किया जाएगा जो एग्जैक्ट रक्त कैंसर का उपचार के लिए किया जाता है। और एक ऐसा होगा जो उस लक्षण दिखेगा तो उस लक्षण के उपचार होगा, ठीक है। तो वास्तविक लक्षण में ल्यूकेमिया का वास्तविक प्रकार के हिसाब से, एक्यूट ल्यूकेमिया का वास्तविक
प्रबंध निम्न तरीके से किया जाता है। मतलब अचानक अगर किसी को ल्यूकोमिया हुआ है तो उसका वास्तविक प्रबंध में पहला कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी होता है जिसमें औषधि के द्वारा जो है टारगेट जो भी सेल होते हैं कैंसर का उस पर टारगेट किया जाता है, दवाई को शरीर में भेजा जाता है और वह जो है कीमोथेरेपी कहलाता है, जो कैंसर सेल की वृद्धि को नष्ट करता है या रोकता है। ठीक है, समझ गए। इसमें जो उपयोगी दवाई होता है वह मेथ्रोट्रेजेट होता है, विनक्रिस्टिन होता है, सिट्राबिन होता है और टोगानिन होता है। तो ये सब मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, कीमोथेरेपी में जाकर देख लीजिएगा। ओके, चलिए डोनोरोबिसिन होता है। ओके, समझ गए चीज़ को। दूसरा जो इसका उपचार है वास्तविक प्रबंध में रेडिएशन थेरेपी है। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी क्या करता है, ल्यूकोमिया के उपचार के लिए रेडिएशन थेरेपी कोबाल्ट 60 इत्यादि द्वारा की जाती है। ठीक है, मतलब इसमें रेडिएशन का उपयोग करके जो भी सेल होता है कैंसर का उसको जो है नष्ट किया जाता है, ट्यूमर को तोड़ा जाता है। तो रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है उपचार में। तो दूसरा वास्तविक उपचार हो गया जो कि सिर्फ और सिर्फ कैंसर के लिए है। तीसरा उपचार है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मतलब जो अस्थि मज्जा होता है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब अच्छे और जो स्वस्थ ट्रांसप्लांट जो बोन मैरो होता है उसको जो है लगाया जाता है अगर किसी को ल्यूकोमिया होता है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो बोन मैरो होता है उसी में हमारा WBC RBC का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऐसे में ब्लड कैंसर वहाँ पे हो सकता है जो पूरा बोन मैरो को इफेक्टिव किया हो। तो बोन मैरो के ट्रांसप्लांट करने से हो सकता है हमेशा जो है ब्लड का निर्माण सही हो जाए और शुद्ध ब्लड आए जिससे कैंसर समाप्त हो जाए। तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट इसका एक वास्तविक उपचार है। ठीक है, चौथा देखिएगा यहाँ पे पॉइंट है कि नवीनतम विकसित उपचार है जिसमें रोगी के शरीर में अपरिवर्तित स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जाती है। इनमें अंततः समान WBC का निर्माण होता है। ये जो हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इसमें होता यह है कि स्टेम सेल का जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है जिससे WBC का निर्माण, शुद्ध WBC का निर्माण होता है और नए कोशिका जो है बनता है और कैंसर वाला नष्ट होता है। समझ गए। तो स्टेम सेल का भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यह सबसे नया उपचार है ल्यूकोमिया का। ओके, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे लाक्षणिक प्रबंध, मतलब लक्षण का प्रबंध। लक्षण के प्रबंध में क्या क्या होगा देख लीजिए। जो उसमें ल्यूकोमिया में जो लक्षण दिखेगा सहायक लक्षण उसका इलाज किया जाएगा यहाँ पे। जैसे कैंसर में इमेच्योर WBC के निर्माण होने से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है एवं गंभीर संक्रमण की संभावना है, इसलिए रोगी को एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल ड्रग्स दी जाती है। तो ये जो है कैंसर के लिए लक्षण के उपचार करता है जो आपके संक्रमण वगैरह से बचाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है दूसरा नंबर का थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब प्लेटलेट कमी होने के कारण जो है एबनॉर्मल और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। इससे बचाव के लिए आवश्यकता अनुसार प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ये जो है आपके, तो यहाँ पे आवश्यक मात्रा में प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा अगर प्लेटलेट कम होगा तो। ठीक है, रोगी को एंटी हेमोरेजिक, मतलब रक्तस्राव को कम करने के लिए एंटी हेमोरेजिक दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे टर्नेक्सामिक एसिड और मिडानेमिक एसिड। ये सब जो है क्या करता है कि ब्लड के ब्लीडिंग को, रक्तस्राव को रोकता है, ऐसे दवाइयाँ दिया जाता है। नेक्स्ट है रोगी को एनीमिया से बचाने के लिए आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं, आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा पांचवा है कि रोगी को नियमित रूप से स्टेरॉयड प्रदान किए जाते हैं। और ये 5 जो पॉइंट देखे हैं ये सब लक्षण का उपचार करता है। जैसे प्लेटलेट के कम हो, ठीक है, प्लेटलेट की कमी हो, तो देखिए लक्षण के प्रबंध का मतलब है कि जैसे ब्लड कम जाएगा, इसमें प्लेटलेट कम जाएगा। ठीक है, बोन मैरो अगर ख़राब हो जाए, बोन मैरो तो वास्तविक में था। ठीक है, जैसे उसके बाद अगर एनीमिया हो जाएगा, तो ये सब लक्षण होता है। तो ये सब लक्षण का उपचार किया जाएगा जो कि मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग चलेंगे नर्सिंग प्रबंध की तरफ। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा नर्सिंग प्रबंध। नर्सिंग प्रबंध नर्स के द्वारा किए गए प्रबंध होते हैं। समझ गए। चलिए, एक कैंसर वाले पेशेंट के लिए नर्स क्या क्या कर सकती है देखिए। रोगी को दर्द की गंभीरता एवं स्थान पूछकर नोट करे। अगर नर्सिंग रोगी का दर्द हो रहा है तो पूछे कि दर्द कहाँ पे है, कैसा दर्द है, और नोट करे। ओके, रोगी को दर्द के लिए एनाल्जेसिक प्रदान करे। अगर रोगी को दर्द है तो उसे एनाल्जेसिक दर्द निरोधी दवा देंगे। ठीक है, तीसरा है रोगी को अन्य दवाइयाँ जो कीमोथेरेपी में शामिल है नियमित रूप से दी जानी चाहिए। अगर कीमोथेरेपी में जो दवाइयाँ दिया जा रहा है उसको नियमित रूप से दिया जाना चाहिए नर्स के द्वारा। कैंसर के रोगी में IV कैनुला लगाते समय सदैव दूरस्थ भाग से कोशिश करनी चाहिए जिससे बड़ी वेन्स जो है सेक होने से बचा जा सके। ठीक है ना। देखिए, कैंसर में होता है कि कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा दिया जाता है जिसके कारण बार बार IV लगाया जाता है कैनुला, तो पेशेंट का जो वेन है वो फ्रैक्चर हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखना चाहिए और हमेशा जो है जगह बदल के जो है देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है देखिएगा पाँचवा है रोगी का नियमित रूप से वाइटल साइन जो है, आप लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़े वाइटल साइन, उसका नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। छठा है रोगी के जो व्यक्ति रोगी के साथ रहे वह संक्रामक रोग या त्वचीय रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी रोगी के साथ में रहे उसका अटेंडर, वो जो है कोई भी संक्रमित या त्वचा वाला रोग से संक्रमित ना हो, वरना पेशेंट का एक दूसरा रोग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है,
परिचित को मास्क लगाने के बाद ही रोगी के पास जाने दे, ताकि पहले से जो मरीज कैंसर से था वह बाद में और कोई बीमारी को अपने अंदर ना झेले, ऐसे होना चाहिए। समझ गए। रोगी को चल रहे इन्फ्यूजन समाप्त होने से पूर्व ही नया इन्फ्यूजन सोल्यूशन तैयार रखना चाहिए। जैसे रोगी का जो भी इन्फ्यूजन चल रहा है शरीर में IV के द्वारा, अगर पहला बोतल समाप्त होने पर है तो दूसरा बोतल तैयार रखे, ताकि कंटिन्यूटी टूटे ना, जैसे ही खत्म होने वाला हो दूसरा शुरू कर दे। ठीक है, ये हो गया। 9वां यहाँ पे देखिएगा, रोगी की इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना चाहिए कि रोगी का जो कितना जो है सब चीज़ इनपुट और आउटपुट है। ओके। रोगी को चिकित्सक द्वारा निर्देशित एंटीपायरेटिक दवाइयाँ प्रदान की जाती है। अब आप लोग समझिए कि एंटीपायरेटिक किस लिए होता है, फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़े हैं। ठीक है। रोगी को ब्लीडिंग साइट को कंप्रेशन करना चाहिए, मतलब दबा के रखना चाहिए जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा हो। ठीक है। दूसरा है हाइपोक्सीमिया, मतलब हो सकता है पेशेंट को ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो तो तुरंत जो है O2 देना चाहिए, ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के जटिलता कॉम्प्लिकेशन को शीघ्रता से नोट करें व डॉक्टर चिकित्सक को सूचित करें। और इस प्रकार से आप एज ए नर्स 13 पॉइंट लिखा गया है, आप इसमें चाहें तो और सारा चीज़ें जो है कैंसर वाले पेशेंट के लिए, ल्यूकोमिया वाले पेशेंट के लिए आप नर्सिंग प्रबंध बता सकते हैं। ओके, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही दिया गया है कि रसायन थेरेपी या कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी का नर्सिंग प्रबंध लिखे। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो कीमोथेरेपी का सिर्फ नर्सिंग प्रबंध ही पूछेगा, या पूछेगा टोटल कि कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी देने का क्या प्रोसेस है और कीमोथेरेपी का क्या प्रबंध होता है। तो चलिए हम लोग कंप्लीट देखेंगे। साथियों, कीमोथेरेपी में आप जान लीजिए कीमोथेरेपी क्या होता है। कीमोथेरेपी कैंसर का विशेष रासायनिक दवाओं से उपचार करना रसायन उपचार या कीमोथेरेपी कहलाता है। कीमोथेरेपी मतलब रसायन उपचार होता है। इसमें वैसे दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो केमिकल का बना होता है, जो रासायनिक का बना होता है, और वैसे दवाओं का उपयोग जो है कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इसीलिए इसे रसायन थेरेपी कीमोथेरेपी कहा जाता है। ये रासायनिक दवाएं कैंसर कोशिकाओं को वृद्धि को या ट्यूमर को या फिर जो है कैंसर के कोशिकाओं को बढ़ने को जो है रोकता है या इन्हें नष्ट करता है, और यही कीमोथेरेपी होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कीमोथेरेपी में प्रयोग की जाने वाली दवाएं निम्न हैं। साथियों, कीमोथेरेपी में मुख्यतः 4 प्रकार के दवाओं का उपयोग किया जाता है। पहला दवाई है वो है एल्काइलेटिंग एजेंट होता है। समझ गए, क्षारक दवाएं होता है। इसमें जो भी दवाएं उपयोग किया जाता है वह एल्काइलेटिंग एजेंट होता है, मीन्स क्षारक दवाएँ होता है। अब ये जो क्षारक दवाएँ होता है ये क्या करता है कि जो भी कोशिका होते हैं, जो कैंसर वाला कोशिका होता है उससे कोशिका में जो भी DNA होते हैं जिसके कारण वह विभाजन होकर और नए नए कोशिका बना सकता है, तो इस DNA को ही यह क्या करता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, क्षारीकरण कर देता है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर एल्काइलेटिंग कर दिया जाए, क्षारीकरण कर दिया जाए, तो वह नष्ट होने लगता है। तो उसी प्रकार से यह एल्काइलेटिंग एजेंट जो दवाई होता है यह कोशिका को क्षारीकरण कर देता है, क्षारीकरण कर देता है, जिससे कोशिका अगर विभाजन का प्रयास करता है तो वह विभाजन नहीं कर पाता है, टूट नहीं पाता है, जिसके कारण विभाजन नहीं होता है। और जब विभाजन नहीं होता है तो जो कोशिका होते हैं वो वृद्धि कम करता है कैंसर सेल का, जिसके कारण जो कैंसर होता है वह सीमित हो जाता है और धीरे धीरे वह कोशिका भी नष्ट हो जाता है जो कैंसर वाला है। तो यह क्षारक दवाएं हो गया। ओके, अब एग्जाम्पल में आपको कुछ दवाइयाँ का नाम लिखना पड़ेगा। 1-2 दवाइयाँ याद रखिएगा, जैसे सबसे आसान इस 5 में जो लगेगा वो लिख दीजिएगा। जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट में सबसे आसान लगता है माइटोमाइसिन। माइटोमाइसिन सबसे आसान दवाई है। उसके बाद जो है मीटोजोलामाइड और माइटोमाइसिन जो है ये दोनों सबसे आसान दवाई के नाम है। यह एल्काइलेटिंग एजेंट होता है। ओके, तो आप लोग जो है इस 5 में से जो आसान लगेगा वो 2-3 याद कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा एल्काइलेटिंग एजेंट में। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरा है एंटी मेटाबॉलिज्म एजेंट। एंटी मेटाबॉलिट एजेंट जो होता है यह उपापचय रोधी दवाई होता है, मतलब यह RNA और DNA के संश्लेषण के निर्माण को बाधित कर देता है और उपापचय क्रियाओं को रोक देता है, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। चूँकि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म उपापचय का क्रिया होता है। अगर इस उपापचय को नहीं रोका जाता है तो हमारे शरीर में जो है विभिन्न रासायनिक क्रियाएं बढ़ते रहता है। ठीक है, तो यह मेटाबॉलिज्म जो क्या करता है, एंटी मेटाबॉलिज्म जो दवाइयाँ एजेंट होता है यह मेटाबॉलिज्म के संश्लेषण के निर्माण को बाधित कर देता है, जिससे कोशिका का मृत्यु हो जाता है, कोशिका नष्ट हो जाता है, जो कैंसर वाला सेल होता है। समझ गए चीज़ को। तो ये जो है आपके RNA एंटी मेटाबॉलिज्म प्रकार का जो दवाइयाँ होता है उसका एग्जाम्पल है मेथोट्रेक्सेट एंड सिट्राबाइन। देख लीजिए, सिट्राबाइन और मेथोट्रेक्सेट ये 2 प्रकार
प्रकार के आपका जो है एंटी मेटाबॉलिज्म दवाइयाँ का उदाहरण है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि एंटी मेटाबॉलिज्म दवाइयाँ कहाँ दिया जा सकता है, तो समझ जाइएगा कि यह कैंसर का कीमोथेरेपी का उपचार का एक विधि है जिसमें मेथोट्रेक्सेट और सिट्रेबाइन दिया जाता है। समझ गए। चलिए, अब इस वीडियो को कंफर्म करने के लिए, अच्छे से याद करने के लिए आपको वीडियो को एक बार देखना पड़ेगा अच्छे से। एक बार सोचेंगे, देख लेंगे और रख देंगे तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। समझ गए। चलिए, तीसरा दवाई है एंटी माइक्रोट्यूबल ड्रग। एंटी माइक्रोट्यूबल ड्रग का काम होता है कि जो सूक्ष्म नलिका होता है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन होकर एक अंग से दूसरे अंग तक जा सकता है, तो उस कोशिका को जो है एक से दूसरे जगह फैलाव को रोकता है। ठीक है ना, मतलब जो ट्यूब होता है, जो सूक्ष्म नलिका है, इससे जो है क्या करता है, ये एंटी माइक्रोबल ट्यूब का काम करता है। ऐसे दवाई मतलब उस नलिकाओं में क्या करता है, कैंसर सेल को जाने से रोकता है, क्योंकि एक कैंसर सेल अगर दूसरे जगह पर जाएगा तो दूसरे जगह भी कैंसर सेल को वह क्या करेगा, उत्पन्न करने लगेगा। तो ये दवाइयाँ एंटी माइक्रोबल ट्यूब जो होता है, यह सूक्ष्म नलिकाओं को क्या करता है, आपको कैंसर सेल को एक जगह से दूसरे जगह जो है जाने को रोकता है। और इसके जो आपके सेंटर जो ध्रुव होता है, इस दवाइयाँ आपके कैंसर सेल का उस ध्रुव को तोड़ता है। ठीक है, जिसके कारण वह जो है नष्ट हो जाता है कैंसर सेल। समझ गए, और आगे नहीं जा पाता है, नहीं फैल पाता है। ये एंटी माइक्रोबियल ट्यूब का नाम देख लीजिए। इसमें भी दो दवाइयाँ हैं, बिनक्रिस्टिन और बिमलास्टिन। बिनक्रिस्टिन और बिमलास्टिन दो जो है आपका क्या है, एंटी माइक्रोट्यूबल ड्रग एजेंट। ठीक है, तो बिमलास्टिन और बिनक्रिस्टिन दो याद रखिएगा, एंटी माइक्रोट्यूबल ड्रग। ओके, एंड लास्ट वाला है, चौथा है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक। साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक का मतलब होता है कोशिका विनाशक जैव प्रतिरोधी दवाई। यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है जो क्या करता है कि विभिन्न कोशिकाओं को जो है क्या कर देता है, नष्ट करता है। ठीक है, इनके उपयोग से कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इनके निम्न उदाहरण है, ये डायरेक्टली के है। देखिए, इससे पहले जो हम लोग 3 देखे हैं ना, वह 3 जो है आपको क्या था, वो 3 आपका इसका सहायक है, कैंसर सेल को रोकने का, वृद्धि को रोकने का एक जरिया था जो विभिन्न रास्ता से रोक सकता है कैंसर सेल को बढ़ने से या ट्यूमर बनाने से। लेकिन ये जो एंटी टॉक्सिक एंटीबायोटिक है, यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या करता है कि आपको बीमारियों से बचाता है ना। तो यह भी क्या करता है कि ये साइटोटॉक्सिक है, मतलब यह एक विनाशक है, कोशिका विनाशक है, जिसको लेने से जो भी कैंसर सेल होता है वह सेल जो है नष्ट होने लगता है। ठीक है, नष्ट हो जाता है और उसके क्रियाओं को बाधित कर देता है। तो यही जो है कोशिका विनाशक जैव प्रतिरोधी दवाइयाँ साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक होता है, जो कि चौथा प्रकार का दिया जाने वाला दवाई है। ठीक है, इसमें जो कौन कौन सी दवाई हैं देख लीजिए, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, इपिरूबिसिन और इडारूबिसिन और माइटोमाइसिन। ये जो है आपका जो है दवाइयाँ हैं, देख लीजिए। ये दवाइयाँ क्या करता है आपका कि कैंसर को सीधा सीधा मारता है, और ये एक प्रकार से यह एंटीबायोटिक का काम करता है। किसके लिए, कैंसर सेल के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका कौन सा हो गया, ये पांचों दवाइयाँ डोनोरूबिसिन, सबके लास्ट में बिनसिन रूबिसिन लगा है, तो इसको जो है क्या कीजिएगा आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए। तो ये कुल 4 प्रकार के दवाइयाँ हैं। पहला कौन सा, एल्कलाइटिंग एजेंट, दूसरा एंटी मेटाबॉलिज्म एजेंट, तीसरा था एंटी माइक्रोबियल ट्यूब एजेंट, एंड लास्ट वाला है कि साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का आपका ड्रग दिया जाता है जब कीमोथेरेपी पेशेंट को चलता है। तो ओके, चलिए, एंड हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कीमोथेरेपी प्रदान करने का तरीका, मतलब कीमोथेरेपी किन किन तरीक़ों से दिया जाता है पेशेंट का। चलिए हम लोग देखते हैं, आपसे भी इसका विधि तरीका पूछेगा इसको देने का। देख लीजिए, कैंसर के प्रकार के अनुसार कीमोथेरेपी की दवाइयाँ इस प्रकार दी जा सकती है। देखिए, कैंसर के उपचार के अनुसार, मतलब कैंसर कौन प्रकार का है उसी प्रकार के अनुसार जो है कीमोथेरेपी में दवाइयाँ अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, देख लीजिए, एक होगा कि अन्य ड्रग के साथ ये भी ड्रग चलेगा, मतलब कोई और ड्रग भी चल रहा है साथ में ये भी ड्रग चलेगा, ऐसा दवाइयाँ यहाँ पे दिया जाता है इसमें। ठीक है, ट्यूमर की साइज घटाने हेतु सर्जरी से पहले या रेडिएशन थेरेपी से पहले या बाद में। देखिए, जो ट्यूमर है, अगर ट्यूमर का साइज बड़ा है तो इस साइज को छोटा करने के लिए जो है दिया जाता है दवाई, सर्जरी से पहले या रेडिएशन थेरेपी से पहले या बाद में दिया जाता है। मान गए किसी को ट्यूमर हो गया है कैंसर का और उसका सर्जरी होना है, तो सर्जरी से पहले दवाइयाँ दिया जाता है या
रेडिएशन थेरेपी से पहले या बाद में दिया जाता है ताकि ट्यूमर को घटाया जाए, कम किया जाए। ओके। एंड नेक्स्ट है कि चरणों या चक्रों में, ताकि प्रत्येक चरण के बाद शरीर को आराम प्रदान किया जा सके। अब जो कीमोथेरेपी होता है यह स्टेप बाय स्टेप होता है, चरण में दिया जाता है। जब एक चरण पूरा हो जाता है तब दूसरा चरण दिया जाता है, तब तीसरा चरण। इससे होता यह है कि शरीर को आराम प्रदान किया जा सकता है प्रत्येक चक्र या प्रत्येक चरण के बाद। ओके। सीधे रक्त प्रवाह में IV माध्यम से, टैबलेट रूप से या क्रीम के रूप में। ये जो कैंसर दवाइयाँ हैं ये सीधे IV माध्यम से, मतलब इंट्रावेन के माध्यम से सीधा ब्लड में प्रवाह किया जाता है। ठीक है। टैबलेट के रूप में या क्रीम के रूप में भी ये हो सकता है चीज़ें। ठीक है। चलिए, तो तीनों तरीका जान गए। पूरे शरीर पर असर या सीधे कैंसर वाले भाग में इंजेक्ट किया जाता है। यह जो तरीका देने का होता है कीमोथेरेपी, या तो पूरे शरीर में भी इसका असर करवा सकते हैं, या चाहे तो सिर्फ और सिर्फ कैंसर जहाँ पे सेल है उस कैंसर वाले भाग में ही इंजेक्ट किया जा सकता है दवाई को। समझ गए। चलिए, एंड यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे दिया जाएगा, तो घर पर, क्लिनिक या अस्पताल में। ये जो दवाइयाँ हैं या तो घर पर या क्लिनिक में या अस्पताल में, इन सारे जगहों पर जो है यह चल सकता है कीमोथेरेपी का इलाज। तो इस प्रकार से जो है यह देने का तरीका हो गया कि किन किन माध्यमों में कीमोथेरेपी दे सकते हैं। समझ गए। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कीमोथेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, कीमोथेरेपी के क्या जो है दुष्प्रभाव होता है। ठीक है। सभी दवाइयाँ का अपना अपना साइड इफ़ेक्ट होता है, तो कीमोथेरेपी भी एक दवाइयाँ का ग्रुप होता है। ठीक है। जो 4 ग्रुप के दवाइयाँ दिया जाता है तो उसका जो है अलग अलग जो है दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो कीमोथेरेपी में सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव होता है वो साइटोटॉक्सिक ड्रग का दुष्प्रभाव होता है, जो लास्ट वाला हम लोग देखे हैं, जिसमें सेल का विनाश होता है, सेल को नष्ट किया जाता है। ठीक है। देखिए, तो इसके देने से प्लेटलेट्स की संख्या में भारी कमी आएगा, यानी बोन मैरो सप्रेशन होने के कारण बोन मैरो में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है। असमान रक्तस्राव, इसके देने से एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी हो सकता है, रक्तस्राव भी हो सकता है। हेयर लॉस, बाल झड़ना, चूँकि हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि जो भी कैंसर वाला रहता है उसका बाल झड़ने लगता है, टकला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी का। ये रेडिएशन थेरेपी में भी ऐसे ही था। समझ गए। जी घबराना एवं उल्टी होना, यह भी एक साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी का। मुंह में से छाले पड़ना, ओरल थ्रस होना, मुंह में छाले पड़ सकता है कैंसर पेशेंट को, क्योंकि कैंसर जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दिया जाता है, कीमो दिया जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में बहुत गर्मी होने से बाल झड़ना, मुंह में छाले होना, दस्त लगना, नौसिया होना, जी मचलना, ये सब आम बातें हो जाता है साइड इफ़ेक्ट में। तो दस्त होना भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। तो ये साइड इफ़ेक्ट भी हम लोग देख लिए कैंसर का, कीमोथेरेपी का। अब हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे, मतलब कीमो दिया जा रहा पेशेंट को नर्सिंग प्रबंध कैसे किया जाएगा देख लीजिए। कीमोथेरेपी की सांद्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ना तो इसे कॉन्स्टेंट करना चाहिए, ना ही अधिक डायलेट करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि अगर कीमोथेरेपी दिया जा रहा है पेशेंट को तो उसके कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान रखेंगे, सांद्रता का ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को कितना देना चाहिए, ना उससे ज़्यादा देंगे ना उससे कम देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। एंड दूसरा देखिएगा, कीमोथेरेपी से पूर्व प्री मेडिसिन दी जानी चाहिए, जैसे एंटीएमेटिक्स और एंटीपायरेटिक्स। ठीक है। अगर कीमोथेरेपी किसी को देना है तो उससे पहले प्री मेडिसिन देनी चाहिए, जैसे एंटीएमेटिक्स जो उल्टी को रोकता है और एंटीपायरेटिक जो बुखार को रोकता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है तीसरा, कीमोथेरेपी सदैव नियत समय पर दी जानी चाहिए। यदि अन्य इन्फ्यूजन चल रहे हो तो कीमोथेरेपी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कि नर्स का प्रबंध दायित्व होना चाहिए कि कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को हमेशा एक एग्जैक्ट समय पर ही दिया जाना चाहिए। अगर उसके साथ में पेशेंट को और भी कुछ इन्फ्यूजन चल रहा है, शरीर में और भी कुछ चीज़ें दिया जा रहा है, तो पहले प्राथमिकता जो है हम लोग चलेंगे कीमोथेरेपी का देंगे। ठीक है। चलिए, चौथा देखिए, यहाँ पे चौथा जो है, कीमोथेरेपी से भेन नष्ट होने लगती है, अतः IV कैनुला लगाते समय विशेष ध्यान रखें। अब कीमोथेरेपी यह बार बार दिया जाता है समय समय पर, तो इसके कारण जो है बार बार जो है IV लगाने से क्या होगा कि कैनुला जो है बार बार लगाने से नष्ट जो है भेन नष्ट होने लगेगा। ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ओके। एंड नेक्स्ट है पाँचवा देखिएगा, नर्स को कीमोथेरेपी तैयार करते समय एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखना चाहिए, वह ग्लव एवं गाउन का पहनना चाहिए।
किसी को भी अगर कीमोथेरेपी दिया जा रहा है तो बिल्कुल विसंक्रमित तकनीक, एसेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखेंगे और ग्लव और गाउन पहन के ही कीमोथेरेपी तैयार करेंगे। ओके, एंड सेकेंड लास्ट है छठवां, देखिएगा कीमोथेरेपी के दौरान जो है प्रिस्क्राइब स्टेरॉइड भी दिए जाने चाहिए, जैसे वाइसोलोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। मतलब कीमोथेरेपी के दौरान जो है जो भी प्रिस्क्राइब किया गया स्टेरॉइड है वो भी दिया जाना चाहिए, जैसे देख लीजिए डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए, एंड सातवां यहाँ पे देखिएगा कि रोगी को WBC एवं प्लेटलेट काउंट नियमित चेक करने चाहिए एवं आवश्यकता अनुसार ब्लड एवं प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन भी किया जाना चाहिए। ठीक है, अब रोगी जो भी कीमोथेरेपी वाला है उसको जो है WBC और प्लेटलेट का नियमित चेक करना चाहिए और ब्लड एवं प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि कीमोथेरेपी देने से प्लेटलेट और ब्लड में कमी आता है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा कि ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना होगा या प्लेटलेट भी ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। तो ये जो है सातों आप लोग पॉइंट यहाँ पे देखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एंड नेक्स्ट एक पॉइंट और हो सकता है, इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा कि जो कीमोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी देते समय अगर किसी भी प्रकार का रिएक्शन अगर दिख रहा है पेशेंट में तो तुरंत जो है डॉक्टर चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो कैंसर कीमोथेरेपी होता है यह बिल्कुल इसमें केमिकल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सारा दवाई केमिकल से ही बनता है और इसमें 3-4 ग्रुप का दवाई होता है कीमोथेरेपी में। तो हो सकता है पेशेंट को देने पर, इन्फ्यूज करने पर पेशेंट को कुछ रिएक्शन दिखे, तो अगर रिएक्शन दिखे तो तुरंत जो है डॉक्टर को सूचित करना चाहिए और जो कीमो दिया जा रहा है उसे रोक देना चाहिए फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नर्स के द्वारा ध्यान रखा जाएगा और बाकी का जो यहाँ पे पॉइंट मैंने बताया है ये सारे के सारे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा नर्सिंग मैनेजमेंट में, नर्सिंग देखभाल में कीमो के पेशेंट के लिए। समझ गए। कीमो कहाँ पे दिया जाता है? कैंसर वाले पेशेंट के कीमो में क्या होता है, तो कीमो में 4 ग्रुप का दवाई दिया जाता है, जो चारों ग्रुप मैंने ऊपर में ABCD में मैंने आपको बता दिया है। सब में अलग अलग दवाइयाँ होता है, कंडीशन में वो भी मैंने बता दिया। कैंसर का देखभाल, कीमो का देखभाल कैसे किया जाएगा नर्स के द्वारा वो भी मैंने बता दिया। तो सारा चीज़ें मैंने कीमो के बारे में आपको पढ़ा दिए हैं बिल्कुल आसान से। कीमो का पर्सनल वीडियो इसीलिए मैं बताया हूँ ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाए, वीडियो छोटा रहे। तो समझ गए। कहता है हाइड्रोसिल। अगला प्रश्न है मेरा हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल कहने का मतलब होता है माय डियर, आपके सामने में देख लीजिए, टेस्टिस की जो ट्यूनिका वेजिनैलिस होता है उसके परत और स्पर्मेटिक कोड में तरल एकत्र होने की स्थिति को हाइड्रोसिल कहा जाता है। समझ गए। अब इसी को अगर आप अच्छे से नहीं समझे तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, हाइड्रोसिल एक ऐसी स्थिति होता है जो मुख्य रूप से पुरुषों को होती है। हाइड्रोसिल महिलाओं में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि महिलाओं में टेस्टिज होता ही नहीं है तो कहाँ होगा। तो हाइड्रोसिल आपका पुरुषों का एक जो है आपका स्थिति है। ठीक है, समझ गए ना। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अंडकोश जो स्क्रोटम होता है यानी जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके बाहरी जगह यानी लाइनिंग में तरल पदार्थ जो है जैसे पानी जम जाते हैं, जिसके कारण सूजन होने लगती है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। जैसे 2 फिगर है दो फिगर है, समझ गए। एक फिगर ए है, एक फिगर ए है। ए आपका नॉर्मल फिगर है, ए आपका हाइड्रोसिल वाला है। जैसे देख सकते हैं ए आपका जो है स्क्रोटम है। ठीक है, ए आपका स्क्रोटम है, इसके अंदर आपका क्या है, टेस्टिज है। समझ गए, ये टेस्टिज है पीला वाला। समझ गए ना। तो देख सकते हैं स्क्रोटम और टेस्टिज के बीच में जो लाइनिंग जगह खाली है इसमें पानी उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। समझ गए, इसमें पानी नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपका जो है अगर पानी इस लाइनिंग में जम जाता है, आपके स्क्रोटम और टेस्टिकल के बीच में जो पानी जम जाता है तो वही आपका हाइड्रोसिल हो जाता है, तरल का जम जाना। जबकि इसमें देख सकते हैं आराम से टेस्टिज अपने शेप में है, पूरा पानी बिल्कुल भी नहीं है, वह लाइनिंग दिख रहा है सिर्फ। समझ गए। तो यही आपका नॉर्मल है, यही आपका हाइड्रोसिल है। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। और अगर इसको जगह का नाम बताना है तो आपके सामने में है, देख लीजिए, टेस्टिज की ट्यूनिका वेजिनैलिस परत व स्पर्मेटिक कोर्ड में तरल एकत्र होने की स्थिति को हाइड्रोसिल कहते हैं। ये समझने के लिए है कि कैसे कैसे हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाना है कि टेस्टिज के ट्यूनिका वेजिनैलिस परत, समझ गए, टेस्टिज का जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है मतलब जो ब्रिस्ट है, जो टेस्टिज है उसके जो परत है उस परत और स्पर्मेटिक कोर्ड से तरल एकत्र होने को स्थिति को हाइड्रोसिल कहते हैं। वही चीज़ें यहाँ भी दिया गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझाया गया है। समझ गए। चलिए, यहाँ भी वही है, कहता है जब अंडकोश यानी टेस्टिकल के बाहर जगह यानी लाइनिंग में तरल पदार्थ जैसे ये पानी जम जाता है जिसके कारण सूजन हो जाती है। ठीक है, यही हाइड्रोसिल होता है। आगे चलिए, कारण क्या है इसका,
तो इसका कारण हाइड्रोसिल जन्मजात स्थिति भी हो सकती है, वह वयस्कों में यह अन्य निम्न कारणों से हो सकता है। तो हाइड्रोसिल जन्मजात से भी हो सकता है और आगे चल के अगर वयस्क में ये चीज़ें होता है तो यह निम्न कारण से होगा। पहला है संक्रमण। संक्रमण में एपिडाइडाइमाइटिस ऑर्काइटिस। पहला तो ये होगा कि ऑर्काइटिस का संक्रमण या एपिडाइडाइमिस का संक्रमण, जननांगों में चोट लगना, कैंसर होना, ग्रोइन सर्जरी होना, लंबे समय तक बैठे रहना, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या होता है, हाइड्रोसिल का जो है परेशानी होता है, ठीक है। दबाव पड़ना, ये सभी कारण होता है, समझ गए। तो संक्रमण, जननांगों की चोट, कैंसर, ग्रोइन सर्जरी, समझ गए, दबाव पड़ना, समझ गए ना। उसके बाद लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, तो ये सब हाइड्रोसिल का जो है आपका कारण बनता है, ठीक है। आगे चलिए, प्रकार की बात किया जाए तो हाइड्रोसिल दो प्रकार का होता है। एक होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल, ठीक है। याद रखिएगा, दो प्रकार के, एक कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल, एक नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल, ओके। चिन्ह व लक्षण। चिन्ह व लक्षण है कि हाइड्रोसिल बीमारी में जो स्क्रोटल बैग होता है, जो वृषण कोष होता है जहाँ पे आपका टेस्टिज है, वह फूला हुआ नजर आएगा, यानी पानी से भरे तरल बैग के समान दिखाई देगा, मतलब फूला हुआ। इसके कारण होने वाला अन्य सुविधाएं निम्न प्रकार है, जैसे स्क्रोटम में दर्द होगा, स्क्रोटम के आकार में वृद्धि व सूजन देखने को मिलेगा, चलने फिरने में भी कठिनाई आता है, यूरिनरी जो आपका यूरिनरी अवरोध होता है वह भी होगा, ठीक है ना। तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा, चलने फिरने में कठिनाई तो होता ही है, स्क्रोटम का बाहर की तरफ सूजन आना, स्क्रोटम में दर्द होना, समझ गए। तो इस तरह जो है अनकंफर्टेबल मतलब आरामदायक महसूस करना, ये सब जो है आपके लक्षण जो है दिखाई देते हैं, समझ गए। उपचार की बात किया जाएगा तो हाइड्रोसिल के उपचार के तहत एक सर्जिकल इंसिजन लगाकर अतिरिक्त जमा पानी को हटाया जाता है, इसे हाइड्रोसिलेक्टोमी कहते हैं। माय डियर, हाइड्रोसिल का उपचार के तहत सर्जिकल इंसिजन मतलब सर्जरी के द्वारा एक चीरा लगाकर जो जमा हुआ पानी है उसको हटाया जाता है, इसे हाइड्रोसिलेक्टोमी कहते हैं, ओके। आगे चलिए, अन्य उपचार में टेस्टिकुलर एस्पायरेशन मतलब विथ और विदाउट स्क्लेरोथेरेपी, समझ गए। अन्य उपचार में टेस्टिकुलर एस्पायरेशन किया जाता है, समझ गए, जिसमें आपको स्क्लेरोथेरेपी के साथ में या बिना स्क्लेरोथेरेपी के यह चीज़ें किया जाता है। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, हाइड्रोसिल। छोटा सा टॉपिक था, 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है हाइड्रोसिल, तो बता दीजिएगा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपका टोटल इंग्लिश में भी दे दिया है, ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश आपको मिल जाएगा। तो जो भी मेरे डियर है, आपको टेंशन नहीं लेना है, एक ही में हिंदी इंग्लिश सब रहता है। अब अगला प्रश्न आ चुका है आई बैंक। आई बैंक में पूछे गए प्रश्न है आपके एग्जाम का। तो आई बैंक क्या होता है, चलिए आज जो है हम आई बैंक के बारे में, ब्लड बैंक के बारे में तो आप लोग बहुत सुने होइएगा, ठीक उसी प्रकार से आई बैंक का भी काम होता है। आई बैंक क्या है, चलिए देखिए, आई बैंक एक संस्था है, कहीं भी किसी भी जो है क्षेत्र में आई बैंक अगर स्थापित है तो वह एक संस्था होता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि नेत्रदान द्वारा प्राप्त जो कॉर्नियल टिश्यू है उसको प्राप्त करना, ठीक है, हार्वेस्ट करना, प्रोसेस करना, एवेलुएट करना। आई बैंक का काम है, ब्लड बैंक का क्या काम होता है कि ब्लड बैंक का काम होता है कि जैसे कोई डोनेट किया है ब्लड तो उसको जमा करना, ठीक है, उसको सुरक्षित तरीके से रखना, ज़रूरतमंदों को जो है सप्लाई करना, देना, ठीक है ना, मैचिंग करके सब चीज़ रखा जाता है। उसी प्रकार से आई बैंक होता है, वह भी एक संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है नेत्रदान के द्वारा जो प्राप्त कॉर्निया का टिश्यू है, मतलब जो नेत्र है, समझ गए, उसको प्राप्त करना, उसको जो है हार्वेस्ट करना, उसको जो है प्रोसेस करना और उसे एवेलुएट करना और ज़रूरतमंदों को हिसाब से जो है उसे वितरण करना। तो ये जो है आई बैंक का काम होता है, ठीक है। अन्य उद्देश्य इसका क्या है, अन्य उद्देश्य में यह क्या करता है तो आपके सामने है, कॉर्निया ऊतकों को केरिटोप्लास्टिक केंद्र तक ट्रांसपोर्ट करना एवं समान न्यायपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसका अन्य उद्देश्य में ये है कि यह जैसे मान गए दान करने वाला से तो प्राप्त तो कर लिया कॉर्निया, अब एक कॉर्निया को केंद्र तक जो है पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है जहां पे इसको लगाना है, ठीक है ना। अब ऐसे थोड़ी ना है कि ये जो आई बैंक है यहीं पे सर्जरी भी हो जाएगा और लग भी जाएगा, नहीं, तो जहां लगाना है, जहां ज़रूरी है वहां तक जो है इसको पहुंचाया जाता है और उचित व्यक्तियों तक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फालतू में जो है किसी को दे देगा, नहीं, बहुत कीमती ये सब होता है। तो केरिटोप्लास्टिक केंद्र तक पहुंचाया जाता है, सपोर्ट जो है आपको करना, समान न्यायपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब चीज़ें जो है आपको होता है इस केंद्र का उद्देश्य। आम जन में नेत्रदान संबंधी जागरूकता फैलाना व नेत्रदान संबंधी प्रश्नों का जवाब देना।
अब इसका ये काम ये भी है कि भाई आप कहाँ से इतना इकट्ठा कीजिएगा आपके आई बैंक में, तो इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं, ठीक है ना, नेत्रदान करने से संबंधित। इसका काम ये भी है कि नेत्रदान करने वाले के परिवार व अस्पताल के मध्य कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। अब जो व्यक्ति मान गए बूढ़ा है, उसका आँख बिल्कुल कमाल का है, लेकिन उसका अब जाने वाला है दुनिया से, तो वह अपना उससे पहले नेत्र अगर दान करना चाहता है तो दान कर दे। तो उसके लिए उसके परिवार और उसके अस्पताल के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना चाहिए, ताकि कोई भी जटिलता हो तो वह आकर अपना दिखा सके आसानी से अस्पताल में, समझ गए, क्योंकि वह नेत्र दान कर चुका है। नेत्र बैंक सरकारी या गैर सरकारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। भारत में प्रथम आई बैंक की स्थापना वर्ष 1945 में जो है चेन्नई के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में की गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो तो उद्देश्य बता दिए। अब यहाँ पे देखिए, नेत्र बैंक जो होता है सरकारी या गैर सरकारी दोनों तरह से हो सकता है। भारत में प्रथम आई बैंक की स्थापना जो है 1945 में चेन्नई में किया गया, जिसका नाम था रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में किया गया था, समझ गए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे है आई बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। तो आई बैंक के कार्य भी आप लोग समझ गए होंगे। आई बैंक नेत्रदान से संबंधित विभिन्न कार्य करते हैं, जो कि निम्नलिखित है, समझ गए। पहला है नेत्रदान से प्राप्त आई या कॉर्निया को हार्वेस्ट व रिट्राइव करना, मतलब उसको सही करना, ठीक है। तो नेत्र आई बैंक का ये काम है कि जो भी आई या कॉर्निया प्राप्त किया है उसको हार्वेस्ट व फिर से रिट्राइव करना। जो भी प्राप्त कॉर्निया है ऊतक है, उसका मूल्यांकन करना व ग्रेडिंग करना कि यह किस प्रकार का है, किस ग्रेड का यह कॉर्निया है और किस व्यक्ति में फिट होगा, समझ गए। तो इसका मूल्यांकन व ग्रेडिंग करना भी आई बैंक का ही काम होता है। वह ग्रेडिंग करके मार्क करके अपना रखता है। आई बॉल की प्रोसेसिंग व स्टोरेज करना है। इसका ये भी काम है कि जो आई बॉल होता है उसको जो है प्रोसेसिंग और स्टोरेज करना है, समझ गए। आगे चलते हैं। आगे है कॉर्निया ऊतक को प्रशिक्षित योग्य कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन को वितरित करना, ताकि डोनेट कॉर्निया को उपयोग में लाया जा सके। अब ऐसा नहीं है कि कॉर्निया कोई भी जो है ब्लड आई मांग लेगा और उसको दे दिया जाएगा, नहीं। बहुत कीमती से तो कोई व्यक्ति अपना जीवन न्यौछावर करके वह दान देता है। अब उससे अगर बेकार कर दिया जाएगा उससे डोनेट कॉर्निया को, तो फिर तो न उसका लिए सही हुआ जो दिया, और न जिसको लगना है उसके लिए कोई सही हो पाएगा। तो इसका उपयोगी हो, इस बेकार न जाए, इसके लिए एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है ऐसे सर्जन को देंगे जो योग्य हो, पर ट्रेनेड हो, ताकि वह डोनेट कॉर्निया को उपयोग में ला सके, बर्बाद न कर सके, समझ गए। कॉर्निया के अतिरिक्त नेत्र के अन्य भागों का स्टोरेज का वितरण, समझ गए। अब ये आई बैंक होता है, यह कॉर्निया के अलावा आँख के अन्य भागों को भी जो है स्टोरेज करता है, वितरण करता है लोगों में, समझ गए। आगे है नेत्र बैंक के टेक्नीशियन, कॉर्निया सर्जन व ग्रिफ काउंसलर का प्रशिक्षण। नेत्र बैंक जो आई बैंक होता है, यह अपने टेक्नीशियन को, कॉर्निया सर्जन को, ग्रिफ काउंसलर को क्या करता है, प्रशिक्षण करता है, समझ गए। आगे है नेत्रदान के बारे में जागरूकता अभियान आयोजित करना। नेत्रदान के बारे में लोगों में जागरूकता अभियान आयोजित करना। भारत में वर्तमान में 5 आई बैंक ट्रेनिंग सेंटर है, 45 आई तथा 2000 आई डोनेशन केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है, वर्तमान में भारत में 5 आई बैंक ट्रेनिंग सेंटर है, मतलब 5 ऐसा आई बैंक है जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। 45 आई बैंक्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आँख अगर लगवाना हो तो मिल जाएंगे। 2000 आई डोनेशन केंद्र है, जहाँ पे जाकर आई को डोनेट कर सकते हैं, समझ गए। तो यही जो है आपका हो गया आई बैंक के बारे में। और आई बैंक के बारे में सीधा सा कहा जाए तो ऐसा बैंक जहाँ पे आँख से संबंधित कोई भी भाग आपको मिल सकता है, वहाँ पे डोनेशन होता है, आई को स्टोरेज करके रखा जाता है, जो अन्य ज़रूरतमंद व्यक्तियों को जो है डोनेट भी वहाँ से दिया जाता है आगे, ठीक है, ट्रांसप्लांट के लिए। तो ये सारा चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।